Now, Leader of the Opposition, Firdaus Shamim Saab. जनाब स्पीकर साहब, कुछ भाई सईद को भी मसाइल थे, उससे मिलते जुलते मेरे भी मसाइल हैं। अगर आपसे वही इजाज़त मैं भी मांग लूँ कि मैं थोड़ा नीचे कर लूँ कि मुझसे कि मुझे भी साइनस कर रखूँगा मुंह के ऊपर, किसी को कुछ ना हो। साहब बैठे हुए हैं, चाहता हूँ सांस तो लेने की इजाज़त दे सर। आपके नेबर्स को एतराज नहीं है तो वो सब ने मास्क पहना हुआ है, मैंने भी मुंह के ऊपर रखा, जरासीम जाते हैं। नहीं भाई, सांस के लिए नाक से नहीं निकलते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शेयर कर देता हूं, बहुत सारे दोस्तों को याद होगा मैं रिसाइकलिंग पे यकीन नहीं रखता, लेकिन कभी कभार अच्छी बात को समझ को समझ ना समझा, वो मेरी समझ में ना समझ। बात सारी ये है कि मेरे इंसान मिस्टर ब्राइट नजर आते हैं। मैंने कहा था हक बात सारी ये है
के बुनियादी असूल जो हैं वो अपनी जगह हैं। हाँ, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, एमकेएम हमारी इत्तेहादी है, लेकिन ये वो एमकेएम नहीं जो आपकी इत्तेहादी थी। हम कभी हम उनके साथ वो छोड़ते थे, आप मनाने जाते थे। आज आप देखो, आप जुल्फिकार मिर्जा की बात करते हो, अपनी बात क्यों नहीं करते कि आप ही के बलबूते पे इस शहर से क्या क्या लूटा गया। इस शहर से सरमाया गया, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, इसके यहां टेरर था। बिल्कुल सही कहा, नफरतों की सियासत थी। क्या हुआ? पहले पंजाबी गया चिन्योट, फैसलाबाद, अपनी टेक्सटाइल ले गया। कितनी नौकरियां गई, ये खामोश बैठे रहे, खामोश बैठे रहे। उस वक्त जबान नहीं थी, उस वक्त किसने मुंह सुया था? उस वक्त किसने इनको कहा था कि चुप रहो, बोलो नहीं, आवाज ना निकले, इनको साथ लेके चलना है? कोई फौजी आमिर था? किसकी हिदायत पे अमल था? हमें तो बता दो, अब तो बता दो, अब तो नहीं है। चलो, कितना और किया? इंडस्ट्रियलिस्ट बांग्लादेश चला गया। बांग्लादेश की पूरी गारमेंट इंडस्ट्री जो है, उसके पीछे पाकिस्तानी इन्वेस्टर, पाकिस्तानी माइंड्स है, उस पे भी चैन नहीं आया। क्या किया? शहर कराची से दुश्मनी आज की नहीं है, ये पुरानी है, ये पुरानी है। कितना बिल्डर दुबई गया, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा हिसाब? केस सूबे से कितना पैसा गया और कहां कहां लगा? बात यह है, मुझे फख्र है इस बात पे कि मैं हुसैनियत पे जान देने वाला हूं। फख्र है इस बात पे कि मैं हुसैनियत पे जान देने वाला हूं। हुसैनियत क्या सिखाती है? हुसैनियत ये सिखाती है कि हक पे रहो, शहीद हो जाओ। ये नहीं कहती कि जमाने की ताकत के सामने सरदाद नादाद दर दर से यजीद, हक्का के बिना ला इलाज हुसैन। बात यह एक अजीम किरदार था, उस किरदार से सीखो। तो मैं इमाम हुसैन का जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो हुर की बात कर रहा हूं, मैं तो हुर की बात कर रहा हूं। जब कोई जमात छोड़ के किसी और जमात में जाता है, जब तक आपके पास दुरुस्त, जब दूसरे के पास चला जाए गलत, ये क्या मियार है? जो यजीद के साथ रहा उसको शिमर कहा, और जो हुसैन के साथ आया वो हुर हुआ। ये है जब हम बात करते हैं, हम यकीन रखते हैं कि अल्लाह भी तौबा कबूल करता है। इंसान को यह हक है कि अपनी जिंदगी में किसी ना किसी वक्त जब गलती का एहसास हो जाए वो अपनी राह तब्दील करे और वो उसके साथ जाए जिसको वो हक समझता है। तो ये तो है वो जवाब जो आप हमसे पूछते रहते हैं कि इसके क्यों ले लिया, उसको क्यों ले लिया, उसको चपरासी कहा था, उसको ये कहा था। अरे भाई, अगर वो हमारे पास आया है, हम उसके पास नहीं गए, जब वो हमारे पास आता है तो वो हमारे असूलों पे आता है, हम उसके असूलों पे नहीं जाते। ये सादा सा असूल तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? इसीलिए तो कहता हूं, समझ समझ कर समझ को समझो।
बात सारी ये है कि हजूर वाला, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, ये सब पाकिस्तानी हैं। हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। हम सब दुआ गो किस बात के हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हम क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े हैं? जो काम अच्छा करें हम आपका साथ दें, जो काम हम अच्छा करें आप हमारी तारीफ करें, जो काम बुरा कह रहे हैं उसकी जरूर तनकीद करें। बड़ा अजीब कमाल की बात होती है। अभी जिक्र कर रहे थे मेरे भाई सईद गनी साहब बदीन के इंतखाब का, वहां से वो हार गए या 2 सीटों पे जीत गए, तो जिस तरह जीते उसके पीछे किसी का हाथ है, और जो आप सिंध में सारी जीत गए उस पे किसी का हाथ नहीं। क्या कमाल की बात है। इमरान खान पाकिस्तान के हर सूबे से सीटें सेलेक्ट हुआ कि इलेक्ट हुआ ये छोड़ देते। मैं तो कहता हूं इमरान खान को अल्लाह ने सेलेक्ट किया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट किया इमरान खान को। कह दो सिलेक्टेड, कह दो सिलेक्टेड, हमें कोई मसला नहीं है कि वो सिलेक्टेड भी है वो इलेक्टेड भी है। अगर वो इलेक्टेड नहीं है तो आप भी इलेक्टेड नहीं हो, वही निजाम है। हमें भी पता है कि जो जो कमाल हुए, इतने कमाल हुए जब बेनजीर साहिबा, मोहतरमा बेनजीर साहिबा शहीद की गई। पूरा सिंध, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हमदर्दी में निकले। इससे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हम भी तारीफ करते हैं। हम मानते हैं कि एटम बम देने में और पाकिस्तान को मजबूत करने में उनका बड़ा किरदार है। आज ये पहली दफा मैं इतराफ नहीं कर रहा, कम से कम इसी ऐवान में ये आज मेरी 4थी दफा इतराफ करने वाली बात है। हम तो कोई ऐसी बात नहीं रखते, कोई बोक्स नहीं रखते, हमारे दिल साफ हैं। उस वक्त जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोट कैसे पड़ गए, कोई समझा तो दे। तो किसके हाथ था? अगर हिम्मत है तो वजीर आला साहब को चैलेंज करता हूं, 2 नाम कि वो कौन किससे सेलेक्ट किया, किससे सेलेक्ट किया। अगर इलेक्शन सही नहीं थे, नाम नहीं देते। वो दूसरे हैं जो लंदन में बैठे हैं, वो भी खलाई मखलूक का जिक्र करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये पाकिस्तान की सियासत के क्या रुख है। हमने आपको रोज़े अव्वल कहा कि आप वजीर आला हैं, आए सिंध के साथ मिलकर काम करते। पहली तकरीर की, क्या हुआ? वो कुछ केसेस नैब के बन गए, ऑर्डर आ गए नो कॉपरेशन। किधर से आए? उसका नाम वो ले ले या मैं ले दूं, मुझे तो कोई याद नहीं। नाम लूंगा तो कहेंगे कि कहा था कि हमारी लीडरशिप को कुछ ना कहो। जो बात इनकी खुद कायद ने की है और डिमांड की थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की थी, उसका क्या भौंडा किस्म का जवाब देते कि आप वो चार्टर साइन कर लें। अरे तुम अपने असूलों पे तो खुद कायम रहो, मेरा उन असूलों में से मानने का क्या ताल्लुक है? जब आपका असूल था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन को देनी है तो आपको देनी थी, आपको देनी थी, आपने मांगी भी कहीं। आप बहाने ढूंढते हो पतली गली से निकलने की। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके पीछे भी किसी का हुक्म है।
नाम बता दो। स्टैंडिंग कमेटी का मामला, हमने तो एहतजाज रजिस्टर कराया था। हम तो रहे, कितनी दफा आप आए कि भाई आपने अब एहतजाज कर लिया, चलें कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लें। अरे वो कमेटी नहीं बनती जो आपके नीचे असेंबली अफेयर्स की है, उसके अंदर भी इनको एतराज है। ये जमहूरियत चला रहे हैं, ये जमहूरियत के परवज़ा हैं, ये मिसालें देते हैं कि हमारी वजह से जमहूरियत एग्जिस्ट करती है। वाह वाह, क्या जमहूरी निज़ाम चलता है इस हाउस के अंदर। हम देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट किस महीने में आ जाती है? मार्च के महीने में। मार्च के, फरवरी को खत्म होती है, मार्च के महीने में इनके पास गवर्नर हाउस से पिछले साल की नहीं, उससे पिछले साल की भी पहुंच गई थी मार्च के महीने में। वो कौन सी चीजें थी, वो किसका हुक्म था कि वो ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं दे रहे? 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं दी। बार बार सवाल उठाया, नहीं दी। यह है जमहूरियत। क्या छुपा हुआ है उन ऑडिट रिपोर्ट्स में जो आप हमसे छुपाते थे? अरे आपको उसकी परवाह ही कब है? अगर परवाह होती तो इस किताब को खोल के देख लेते। कितने सालों की रिपोर्टें तो टेबल ही नहीं की गई। कम से कम 9 सालों का हिसाब इस किताब के अंदर, जिसमें कहा गया कि पब्लिक अकाउंट्स देख नहीं सकती क्योंकि वो टेबल नहीं। शर्म नहीं आती? 27 साल की आउटस्टैंडिंग पैराज हैं, 27 साल के। यह है ट्रांसपेरेंसी, यह है गुड गवर्नेंस। इसका जवाब कौन देगा? पहले तो पिछले साल बड़ी बाकायदगी से एग्जीक्यूशन रिपोर्ट हमें चाहे हाउस में टेबल हो या ना हो ऑनलाइन नजर आ जाती थी। अब के वजीर फाइनेंस, वजीर आला मिस्टर मैस ऑर्डर्ड not even on the internet, not on the website, और उनके बरखुरदार वो सेक्रेटरी साहब जो पाकिस्तान की सरकार की नौकरी नहीं करते, किसी शख्स की गुलामी करते हैं, नाम उनका भी नकवी है, उनको भी आज हुसैनियत का दर्स देना है कि बात करो तो हक की करो, जो फराइज़ मनसबी हैं वो अंजाम दो। डरते किससे हो? डरना है तो सिर्फ खुदा से डरना है, रोज़े जज़ा से डरना है, इससे कि हिसाब वहीं देना है और कहीं हिसाब नहीं देना। ये नैब का हिसाब क्या है? ये नैब का हिसाब क्या है? ढकोसला है मेरे नजर। जिस शख्स को अपनी कब्र में जाने के बाद रोज़े जज़ा के हिसाब की फिक्र ना हो, उसके लिए शायद नैब का हिसाब हो। क्या कौन कुछ ले जाएगा? वो मशहूर मिसरा है, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा? ये दारे फानी है, ये दारे फानी है। 6 गज कपड़ा लेके जाओगे, बाकी सब यहीं छोड़ जाओगे। क्यों इतनी लूट मचाते हो? कैसे कैसे तोहफे मिलते हैं, कहां से पैसे आते हैं, कैसे कैसे लोग कौन से कारोबार करते हैं जिसमें 7,800% इजाफा हो जाता है जब इख्तिदार में आते हैं। क्या बात है! या अल्लाह पाक हम सबको वो अकल दे जिससे हमें कारोबार ऐसे करने आ जाए। पाकिस्तान, अगर ये सारी अकल बढ़ जाए पूरे पाकिस्तान में, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम अमेरिका से ज्यादा रईस मुल्क बन जाएंगे। 7,800% ग्रोथ, क्या बात है! सिखा दो। एक थे जो स्टील मिल चलाते थे, खानदान
कि दौलत की वजह स्टील मिल थी, उनसे अपने 5 साल के दौर में स्टील मिल नहीं चली। यहां कुछ नहीं बोलेंगे, इससे इनका जिक्र नहीं है, किसी और का जिक्र है। लेकिन इनको भाई सईद गनी साहब किबला काबा, आपको सब कुछ आता है, आप भी बहुत काबिल हैं। कभी बैलेंस शीट पढ़ी है? कभी बैलेंस शीट पढ़ी है? जरा पीपल्स पार्टी के दौर के आगाज की स्टील मिल की बैलेंस शीट पढ़ो, और उसके बाद जब गए थे उस वक्त की बैलेंस शीट पढ़ो। अगर मुनाफा बढ़ाया तुम सच्चे, और अगर मुनाफा घटाया तो मैं सच्चा। मैं किसी ऐसी वैसी बात नहीं करता, कोई हल्की बात नहीं करता। एक आदमी को पूरा आउटपुट की सेल की परमिट दी गई। नाम नहीं लूंगा, फायदा कुछ नहीं होगा। केस नैब का बनेगा, देखी जाएगी, FIA का बनेगा। एंटी करप्शन तो है ही नहीं यहां, सिर्फ बजट में फिगर है और कुछ नहीं। बात सारी है कि हमसे पूछते हैं स्टील मिल, हमसे पूछते हैं यू टर्न, मैं सबके जवाब दूंगा। मैं आज इस मूड में आया कि हल्के हल्के आराम आराम से अपने दोस्तों को सारी चीजें समझा दूं। मैंने अपने भाई मुराद अली शाह साहब से, छोटे भाई मिस्टर ब्राइट, हु इज नॉट ऑलवेज राइट, उनसे एक कर्जा लिया, $1 का, $1 का कर्जा लिया। हुआ ये, वो वजूहात क्या भी हुई, वो डॉलर जो है डिवैल्यू, रुपी डिवैल्यू हो गया। कर्जा $1, आज पैसे कितने मैंने वापस करने? उस वक्त $100 का डॉलर था जब मैंने लिया था, तो मैंने उस वक्त तो 100 देने थे। आज मुझे कितने देने पड़ेंगे? 165। ये ₹65 मैंने मजीद कर्ज लिया। तो जब हिसाब करो, इससे कि ये हुकूमत पाकिस्तान का हिसाब है, ये डॉलरों में नहीं बनता, ये रुपयों में बनता है। मेरे दोस्तों समझो जो बात मैं कह रहा हूं, कि हिसाबों में जब कर्जे बढ़ते हैं तो उसमें देखो उसकी वजह क्या है। मैंने इसी तरह अपने भाई हलीम आदिल शेख साहब से $100 का कर्जा ले लिया, ये रुपया में लिया। आज मुझे इनको कितने पैसे वापस करने? $100। फर्क समझ गए? फॉरेन डेट एंड लोकल डेट। जब तक भिखारी रहोगे बाहर के, पछताते रहोगे। खुद मजबूत हो जाओ। ये कोई, बिल्कुल सही कहा, FPA लानत है, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट, मजबूरी है, मजबूरी है। जो बाहर का कर्जा है वो लानत है, और इसी वजह से इसकी मुखालफत तब भी करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन कहानी को और आगे लेके चलता हूं। ये सरदार भाई आपकी लिहाज से, क्योंकि आपको कहानियों पे बड़ा यकीन है, तो मैं भी कहानी के जरिए ही समझाना चाहता हूं। हुआ ये, एक बड़े फराख दिल वालिद थे, उनके 5 बच्चे थे, 5 बेटे थे, और उन्होंने अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते गए। जो जिस बच्चे ने आया, मुझे गाड़ी चाहिए, उन्होंने कहा गाड़ी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कर्जा भी लेते गए, बच्चों की ख्वाहिशात भी पूरी करते रहे। वालिद साहब दुनिया से चले गए। एक बेटा जो बड़ा था, जरा समझदार था, जरा सोगड़ था,
उसको पगड़ी पहना दी। जब पगड़ी पहना दी तो दरवाजे पे दस्तक हुई, कर्जदार आ गए, कर्जा वापस दो, कर्जा वापस दो। उसने बाकी भाइयों को बुलाया, अब्बा तो इतना कर्ज ले गए थे, इतना कर्ज ले लिया, मेरे पास तो वो कर्ज अदा करने के पैसे हैं नहीं। वो कह रहे या कर्ज वापस कर दो या घर खाली कर दो। भाइयों ने कहा हमें क्या पता, तुमने अब पगड़ी पहनी है, तुम ही संभालो। बात तो सही है, पगड़ी पहनी है तो संभालो। उस बड़े भाई ने फैसला किया कि मुझे कर्ज बहुत बुरा लगता था, लेकिन मुझे घर बचाना है, मुझे घर बचाना है। कर्ज बहुत बुरी चीज है। मैंने तो सबसे भाइयों से कहता था कशकोल तोड़ दो, अब्बा से भी कहता था कशकोल तोड़ दो, कशकोल लेना, इससे के मैंने तो यही सुना है, काला रसूल अल्लाह, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। देने वाला हाथ बनो, लेने वाला हाथ ना बनो। उस बेचारे ने अपने हमसाई के पास गया, इसके पास गया, उसके पास गया। उन्होंने कहा ये बच्चा हम देखते आ रहे हैं, ये जवानी से सुगर था, सच्चा था, इसके पास अकल भी है, जहन भी है, अपने खानदान का ख्याल भी रखना चाहता है, चलो इसकी मदद कर दें, इसका घर बचा दें। उन्हीं ने उसको पैसे दे दिए, उसने वो पैसे बैंक को दे दिए, घर बचा लिया। वो शख्स जो कहता था कि मैं कभी कशकोल किसी के सामने नहीं लेके जाऊंगा, अपनी अना, अपने मिजाज उसके खिलाफ जाके अपने घर की खातिर, अपने भाइयों की खातिर, उन भाइयों की औलाद की खातिर, उस औलाद की खातिर घर बचा लिया, अपना असूल कुर्बान कर दिया। ये वो कारनामा है, ये वो कारनामा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने 2018 में डिफॉल्ट से बचाया मुल्क को। यह तारीख का हिस्सा है। यह IMF, वर्ल्ड बैंक, दूसरी अकाउंटिंग कंपनीज ने कहा कि पाकिस्तान की अकाउंट्स जो डार्क इकोनॉमिक्स की वजह से थी, जिसमें टोटल डेट वाज हिडन बाय $4 billion, which was not shown but which became apparent when they were due. जब वो कर्जा देने का वक्त आया तो पता चला गारंटीज दी हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, उन कंपनियों के पास पैसे नहीं थे। ये बात तारीखी हकीकत है, झुठला दे कि ये जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई गलती है। ये वो अजीम कारनामा है जो उसने रात दिन अपने, और मैं सिर्फ इमरान खान साहब को क्रेडिट नहीं दूंगा इसमें, मैं समझता हूं इस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी इस तगदो में, इस पैसा जमा करने में उनका भी बड़ा हाथ है। मुल्क का दिफा उन्हीं ने इस महाज पे भी किया, वो भी खराज तहसीन है अगर हम यहां पे उसकी बात करते हैं। जिस तरीके से BMW तजलील करते हैं, क्या उनकी समझ नहीं है? शायद वो उतने ब्राइट नहीं है जितने ब्राइट हमारे मुराद अली शाह साहब हैं। BMW आप सब जानते हैं, मेंबर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मुखफ़फ़ है। इससे के सिंध में फैशन ही ये है कि एक्रोनिम्स इस्तेमाल किए जाए, PPA, क्लिक, स्वीप, ये सारा। तो मैं कहा जो फैशन है, फैशन वाली बात करनी चाहिए।
तो वो जरा आप लोग भी सीख लीजिएगा। मैं अभी अपनी तकरीर में सारे आपको सिखाने की भी कोशिश करूंगा। चलिए, वजह समझ में आ गई कि यू टर्न क्यों लिया था, कि ये यू टर्न कितना असूली यू टर्न था। मेरे समाज से सरदार साहब को इस कहानी के जरिए जरूर समझ में आ गया, लेकिन मैं सरदार साहब को एक बात और भी समझा दूंगा। सरदार साहब, आपके लिए गधों की पैदावार इसलिए नहीं बढ़ी कि हमें गधे ज्यादा पसंद आ गए, वो तो वैसे ही बहुत है। कुछ चाइना इंपोर्ट करना चाहता था, तो हमने अफजाइल उनकी की कि हम अपनी दरामदात यानी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें। वहां क्यों वो पसंद करते हैं, वो आपके लिए सवाल छोड़ा कि आप वो मालूम कर लें कि वो गधे उनको क्यों पसंद है। हमें तो उल्टा मसला पड़ा हुआ है, हमें तो उल्टा मसला पड़ा हुआ है। वहां वो अब अफजाइल नस्ल चाहते हैं, उनकी वो वन चाइल्ड पॉलिसी फेल हो गई है। हमारी कोशिश है कि हम पॉपुलेशन प्लानिंग कर लें, हम अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। तो हमारी ज़रूरियात नहीं है, वो जिनकी हैं उनके लिए वो किया जाए। देखिए, जब हमने ली थी, मैं बड़ी जल्दी से चलता हूं, 20 मिनट हो गए मुझे पता है। करंट अकाउंट डेफिसिट हाईएस्ट एवर 19.9 बिलियन था, ट्रेड डेफिसिट हाईएस्ट एवर था 32 बिलियन। बिल्कुल सही कहा, मेरे ख्याल से नासिर साहब ने कहा था कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त जो एक्सपोर्ट्स थी वो 25 बिलियन पे थी। उस अगले 5 साल में वो 25 बिलियन कभी नहीं अचीव हुई, नहीं हुई, हकीकत है। और एक्सपोर्ट सेक्टर में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर मैं समझता हूं बेहतर थी, हमें कभी कोई एतराज नहीं होता। एक्सपोर्ट जीरो ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स, ग्रॉस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 9.7 बिलियन थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 16 में 18 बिलियन थे। फिस्कल डेफिसिट 6.6% ऑफ जीडीपी था, फॉरेन डेट 95 बिलियन था, ग्रॉस पब्लिक डेट 30 ट्रिलियन था, सर्कुलर डेट 1.2 बिलियन था, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस 480 बिलियन थे, इन्फ्लेशन हैड स्टार्टेड टू एक्सीलरेट। और ये इसी तरीके से हम यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 152 पे थे, और हम जो थे वो पहले 145 पे थे 2011 में, और हम 152 पे पहुंच गए थे। ये तो वो हालात थे। बात कर ली कि हमने किस तरह वो डिफॉल्ट में जाने के कोशिश से बचने के लिए क्या क्या कोशिश की। मैं समझता हूं आज यहां खड़े होकर उन दोस्त ममालिक का भी इतराफ करना चाहिए कि हमने 7.7 बिलियन लिए। किधर से? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से 3 बिलियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से 2.24 बिलियन, चाइना से 2.24 बिलियन, यूएई से 2 बिलियन एंड 0.5 बिलियन फ्रॉम कतर। हम बतौर सिंध असेंबली यहां लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सारे दोस्त ममालिक को भी सराहते हैं कि उन्हीं ने पाकिस्तान के आड़े वक्त में पाकिस्तान की मदद की। रिमिटेंसेस जो 2 बिलियन थी वो 21.8 बिलियन पे ले गए थे। ऑस्टेरिटी इन बजट हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग 13% कम की आती ही 68 बिलियन टू 59 बिलियन ले गए। मिलिट्री बजट वाज फ्रोजन, नो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड जीरो एसएबी बोरिंग। और हमने क्या किया? अभी सवाल पूछा था यहां से, शायद सईद भाई ने पूछा था कि कोई नया टैक्स लगाए बगैर आप किस तरह अचीव करेंगे। हमने जब 5.5 बिलियन का 35% इंक्रीज के साथ की बात की थी तो हमें पता था मुश्किल टारगेट, हमें पता था मुश्किल टारगेट, लेकिन हमारा कप्तान ही ऐसा है, उसको आसान काम पसंद ही नहीं है। वो कहता है मैं तो पैदा हुआ हूं मुश्किल काम करने के लिए। सारी दुनिया कहती थी शौकत खानम नहीं बन सकता, एक फ्लाई बनाया। सारी दुनिया कहती थी कि दही इलाके में यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती, इंटरनेशनल लेवल की बनाई। सारी दुनिया कहती थी 2 पार्टी निजाम नहीं तोड़ा जा सकता, तोड़ा। हाउसिंग पॉलिसी मैंने लिखी,
मैंने लिखी जागम रिजवी साहब के साथ 50 लाख घरों की, ठीक है। मैंने उसमें रखे थे 30 लाख घर। मैं सच बोलता हूं, मैंने 30 लाख घर रखे थे। खान साहब ने कहा फिर 30 लाख घर से फायदा क्या, टारगेट वो दो और अपने लिए रखो और इसका मुझे प्लान बना के दो कि ये 50 लाख तो बने। हमने काम किया। बात वो नहीं है, वो नहीं है। किसी दिन रख लीजिए, आज मैं उस पर हाउसिंग पे बोलना शुरू हो गया तो 2 घंटे बोलूंगा, तो आज नहीं बोलूंगा। लेकिन किसी दिन आप सेशन रख लें। लेकिन मैं अपने भाई मिस्टर ब्राइट के पास गया, ज़ैगम साहब को लेके गया। मैंने कहा मुराद अली शाह साहब, आप ये अच्छा प्रोग्राम है, आप हिस्सा बनिए। मैं सईद गनी साहब लोकल बॉडी के मिनिस्टर थे उस वक्त, इनके पास गया, मना कर दें। मैं कहा अच्छा प्रोग्राम है, हिस्सा बने। नाम इसका आप कुछ भी रख लीजिए, आप इसको जुल्फिकार अली भुट्टो हाउसिंग स्कीम कर दें, बेनजीर हाउसिंग स्कीम कर दें, लेकिन हिस्सा बने। लेकिन अफसोस की बात, मीटिंग में बुलाए जाते हैं, जाते नहीं हैं। एक मीटिंग में गए नहीं। मैं तो आपके पास मौजूद हूं, बार बार आता हूं, जब आप जाएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे। तो बात सारी है, उसकी बात भी बाद में करते हैं। कहते हैं कि जी हालात बहुत खराब थे या हो गए, लेकिन ये भी कुछ हकाइक बयान करने जरूरी है। एफबीआर टैक्स 17% जुलाई फरवरी तक इंक्रीज था, 35 नहीं था, तब भी शॉर्टफॉल था। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, कमी थी। 17% इंक्रीज था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा था। नॉन टैक्स रेवेन्यू 134% इंक्रीज था ईयर ऑन ईयर, 1.3 बिलियन। नोट करते जाइए, जवाब दीजिएगा। बजट डेफिसिट 6.6 से घटा के 3.8% ऑफ जीडीपी आ गया था। जीरो बोरिंग फ्रॉम स्टेट बैंक वाज मेंटेन। हमने जीरो सेल्स टैक्स की पॉलिसी खत्म की, ये बात दुरुस्त है। तो हमारा टैक्स रिफंड 244 बिलियन हुआ, 117% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर। लेकिन उसकी मेन वजह आपको बताने के लिए मैं खुद बताऊंगा, लेकिन बढ़ा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये वो डॉलर हैं जो डॉलर जिनको हमें बढ़े हुए रेट पे नहीं देना होता वापस, ये वो पैसे जो लगते हैं, फर्क है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आज अगर $1 लगेगा तो वो जो कमाएगा वो वापस लेके जाएगा डिविडेंड के तौर पे। कैपिटल वो रुपये में लेके जाएगा, डॉलर में नहीं लेके जाएगा। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 137% इंक्रीज हुआ 2.1 बिलियन से तक। एक्सपोर्ट्स डॉलर टर्म्स में 18.3 बिलियन, पहले 18.1 बिलियन थी। ये किस में है? डॉलर टर्म्स में। अगर रुपया में लो तो कितने फीसद इंक्रीज हो गया? इतना तो हिसाब आना चाहिए ना। जब 100 रुपए का डॉलर था तो 18 बिलियन क्या मतलब रखते होंगे, और जब 160 का होगा तो क्या मतलब रखते हैं। ठीक है, हमने 125 पे हुकूमत संभाली थी, 125 से 160 पे ले जाओ, तब भी इंक्रीज हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर की बिगेस्ट एवर ग्रोथ 37.7% हुई। फिर इंपोर्ट्स, ये 2018 से नहीं 2019 से कंपैरिजन दे रहा हूं, 16.2% कम कर दी गई। पहले 39.3 थी, 33 हुई। लीक किस पे थी? 62 बिलियन पे। फिर रिमिटेंसेस का राइज 6% हो गया। ईयर टू ईयर सेम पीरियड 17 बिलियन, उस साल 1 बिलियन का इजाफा हुआ उसी पीरियड के लिए। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो 12.3 बिलियन पर पहुंचा दिए 7.2 बिलियन से, जो जून 2019 में था। ये है प्री कोविड।
मार्च तक का अकाउंट और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर हम सबको पता है। उसके लिए अगर यकीन नहीं आता तो आज मैं एक अखबार ले आया। उस अखबार का नाम है डॉन। ये कोई पीटीआई का नहीं है। उसका ये बैक पेज है। स्पीकर साहब, तमाम मेंबरान को कहता हूं कि वो जरा देख लें। वो कहते हैं ब्राजील की इकोनॉमी 9.1% घटेगी, ब्रिटेन की 10.2% घटेगी, चाइना की जो है वो 8% घटेगी, जर्मनी की 7.8% घटेगी, इंडिया की 4.85% घटेगी, जापान की 5.8% घटेगी, फ्रांस की 12.8% घटेगी, सऊदी अरेबिया की 6.8% घटेगी, साउथ अफ्रीका की 8% घटेगी और यूनाइटेड स्टेट्स की 8% घटेगी। यह है कोविड के असरात। ये ग्लोबल इकोनॉमी पे कोविड के असरात हैं। अगर ये क़यादत जिसने 2.4% प्रोग्रेस कहा था और अगर वो रिपोर्ट करती है कि हम 0.4% नेगेटिव होंगे तो 2.8% कम होंगे। हाँ बुरे हैं, कह तो बुरे हैं। मुराद अली शाह साहब वही कलमा पढ़ के कह दें कि दिस इज बैड परफॉर्मेंस तो मैं मान लूंगा। मैं समझता हूं कि जिन मुश्किल हालात में संभाला है, कोई शैडो बजट किसी ने पेश नहीं किया, ना 18 में ना 19 में। वो चनूने बनूने जो घूमते रहते हैं, जो पहले वजीर आला और फिर वजीर आजम के ख्वाब देखते थे, उनमें से किसी को ये कितने थे बैठे हुए? शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम, राजा परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम और ख्वाहिशमंद हजरात ख्वाजा आसिफ और जितने हैं बड़े सारों के नाम ले सकता हूं, इनकी तरफ के भी ले सकता हूं, उस तरफ के भी ले सकता हूं। कहां तरीका बहस? शैडो बजट। लेकिन क्योंकि मैंने पिछले साल शैडो बजट पेश किया था। तो साहब और आप कितना बोलेंगे तो वी विल टाई इट अप सर, या फिर कल पे रख लें? कोशिश नहीं सर, मैं कम से कम 2 घंटे अभी और बोलने का इरादा रखता हूं। 2 घंटे तो वी डोंट हैव टाइम। आपको पता है कि सर बेसिकली मेरी सिर्फ बात सुन लें फिर आप बोलें। Yesterday we were here till 8:30 and according to the SOPs हमने 3 घंटे से ज्यादा हाउस में बैठना नहीं एयर कंडीशन के अंदर। सर मैं कल कंटिन्यू कर लेता हेल्थ रीजन। मैं यहाँ से कल कंटिन्यू। अभी तो मैं अभी तो मैं आपके सामने सिर्फ 1 और 2 पे नहीं, अगर आप 5:30 तक कुछ बोल लें उसके बाद आधा घंटा कल बोल लें। नहीं सर, तो वी अभी वाइंड इट तो अप। 14 पॉइंट्स लेके चला हूं सर आपके सामने। अभी 2 पे दूसरे पे हूं। उसके बाद में सीएम साहब ने भी बोलना। मुझे इजाजत भी दे दी मेरे दोस्त ने, छोटे भाई ने। नहीं, आई डोंट माइंड बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। जी आई एग्री विद यू, ऑल एसओपीज शुड बी फॉलोड। टुमारो वी विल कंटिन्यू। सर अगर इजाज़त दें, मेरा ख्याल है ये जो मुझे बताया गया था, बिकॉज द पार्लियामेंट्री लीडर एंड सॉरी द चीफ व्हिप एंड यू वर टॉकिंग टू द ऑपोजिशन, मुझे ये बताया गया था कि 1 घंटा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलेंगे और फिर 1 घंटा चीफ मिनिस्टर बोलेगा। मैंने तो अपनी 1 घंटे की जो तैयारी है वही की है, शायद 10-15 मिनट ज़्यादा बोल लूँ। आई बिलीव लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तकरीबन 4:30 या उससे कुछ देर बाद शुरू किया था उन्होंने। अगर 4:45 तक आज बोल लें, 4:45 अगर शुरू किया था, 4:45 तक आज बोल लें, 5:45 तक, सॉरी आई अपोलोजाइज, 5:45 तक आज बोल लें। अगर आप मुनासिब समझें उस वक्त भी तकरीबन 6.5 घंटे हो जाएंगे और फिर हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए 15-20 मिनट कल कर लें, उसके बाद नमाज। और मैं 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलूँगा सर। आई कैन
try and Sir, you know, say whatever I have to say. Sir, देखिए, मैं ख़त्म कर लूँ सर, मैं ख़त्म कर लूँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, वैसे आप जैसे कहेंगे कि भले आधा घंटा 20-25 मिनट आज और बोल लें, 1 घंटा पूरा हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आई डोंट नो आपके पास टाइम लिखा होगा किस वक्त शुरू हुआ था। मेरे हिसाब से We started at 11:15. No, sir. The speech of the leader of the opposition. Leader of the opposition. 4:35. 4:30. That's, I thought 4:30. It was 4:35. आपके पास सर होगा रिकॉर्ड मेरे पास। 4:35, 5:35 तक आज बोल रहे हैं, 1 घंटा जो स्केड्यूल्ड है। अगर आप इजाज़त दें तो आधा घंटा और कल बोल लें, और मैं इससे 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम ही बोलूँगा, ताकि हम वो कल फिर कुछ और बिजनेस कर लें। जो चार्ज एक्सपेंडिचर भी हम कल बात कर सकते हैं उसके बाद। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सर, और मैं सिर्फ रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बातें की जा सकती हैं इन सच ए मैनर। ज़रूरी नहीं कि 3 या 4 घंटा बोला जाए तो अच्छा बोला जाएगा, छोटा कम बोल के भी आदमी बेहतर बोल सकते। बट नहीं, आई डोंट माइंड बोलने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द हेल्थ ग्राउंड एंड बिकॉज ऑफ SOPs उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ सर, बहुत ही एहतराम के साथ। ठीक है, बाकी लोगों ने भी मास्क उतारे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरे 3-4 फीट दूर ही हैं, इन्होंने कहा था कि मास्क मैं मुंह से नहीं उतारूंगा, लेकिन इनका कंटिन्यूसली मुंह से उतरा हुआ था। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। नो, I will not take off my mask. I have a problem. मुझे अस्थमा होता है, मुझे ये तकलीफ होती है ये मास्क पहनने से, but I am worried about other people here, उनकी हेल्थ। I will not take off my mask. और जो ये समझते हैं कि थोड़ा सा मास्क नीचे करके, और मैं कह रहा हूँ ना तकलीफ होती है, उन डॉक्टर्स का सोचें जो घंटों घंटों अपने आप को सील करके ये PPEs पहन के उन मरीजों का ख्याल कर रहे हैं जो इस वक्त बीमार हैं। और हमें थोड़ा सा ये मास्क तकलीफ देता है, मुझे भी दे रहा है, बट वी हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खैर बाकी तो मैं स्पीच में बोल दूंगा जो होगा, मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट यही है कि भले बोलें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, 1 घंटे की जगह 50% एक्स्ट्रा टाइम ले लें, 1.5 घंटा ले लें, 1 घंटा आज पूरा करें, आधा घंटा कल कंप्लीट करें, और मैं 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से कम ही बोलूँगा, मैं कल कंप्लीट करके, एंड देन वी कैन हैव द डिस्कशन ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर, और फिर हम मूव कर लेंगे। मुझे अगर आप चाहेंगे तो सैटरडे को हम 2 सेशन कर लें। मॉर्निंग में हम कर लें सप्लीमेंट्री बजट, आफ्टरनून में हम कर लें नेक्स्ट ईयर की बजट के जो भी अगर डिमांड्स उनको अप्रूव कराने के लिए वोट ले लें असेंबली से। और मैंने वो, खैर मैं जवाब दे दूंगा, मैंने खैर वो मैं स्पीच में ही दे दूंगा, बता दूंगा। एक ऑनरेबल मेंबर ने कुछ फाइनेंस बिल के बारे में बात की थी। आई विल जस्ट रिस्पॉन्ड इन माय स्पीच बिकॉज अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट हियर माय बजट प्रेजेंटेशन स्पीच, उसमें ही सारी बातें थी, लेकिन मैं फिर बता दूंगा अपनी वाइंडिंग अप स्पीच में। तो ये अगर मुनासिब समझे तो ऐसे कर लें, बाकी जैसे आप कहेंगे रिक्वेस्ट की है, वी ऑलवेज एंड खैर मैं वो कॉम्प्लीमेंट तो करूँगा आपको कि जिस तरीके से इन दिस सिचुएशन आपने मैनेज किया सेशन, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। वी हैव पीपल ऑनलाइन, वी हैव हैड पीपल स्पीक ऑनलाइन। स्पीकर साहब, you have created history. You have told, you've shown this nation how we can work in this pandemic. वो खैर मैं बाकी सब कल भी मौका देंगे। Cooperation of both sides. Everybody, and you know I compliment the opposition also कि उन्होंने भी साथ दिया, उन्होंने भी हमारी उसने सब आपने कोऑपरेट किया, ऑपोजिशन ने कोऑपरेट किया, तो इट वाज पॉसिबल। एब्सोल्युटली तभी पॉसिबल हुआ है। और इसी स्पिरिट में जब शुरू में पहले दिन SOPs को फॉलो नहीं किया गया था, आपने ऑर्डर किया था, आपकी मुझे कॉल भी आई थी कि जी आपने कहा कि मैं नहीं, एंड राइटली सो, जैसे मैंने कहा ना, मैं मास्क चाहे मुझे सफोकेशन हो कि मैं चुप करके नहीं बोलूँगा, बैठ जाऊँगा, मुझे अगर तकलीफ होती है, मैं किसी और की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालूँगा ये मास्क नीचे करके। सही बात। तो ये मेरी सिर्फ गुजारिश थी। अगर वैसे आई एम सॉरी आई गॉट अप एंड ऐड कर दीजिएगा। I felt like because it's almost 6 ऐड कर hours. दीजिएगा 5-7 मिनट जो मैंने बोला है अगर, तो प्लीज, मुझे कोई बिल्कुल कोई नहीं है। आई हैव स्पोकन for 4 hours also, but those are different times.
नहीं, नॉर्मल हालात में तो हम बोलते रहे, different time 3 घंटे भी अभी बोलते रहे, 4 हम रात को घंटे बिल्कुल बोलते सही रहे। 12 बजे तक भी बैठे हैं। Those were different times। हमें वो डॉक्टर्स जो अपनी जान खतरे में डाल के बैठे हैं, उनका भी सोचना है। यही सर मेरी थी रिक्वेस्ट। स्पीकर साहब, इनके इसरार पे जो तकलीफ गुजरेगी गुजरेगी, लेकिन मैंने जब बात शुरू की थी तकरीर तो कलमा पढ़ के की थी। मुकेश गवाह हैं कि इन्हीं ने रोज़े अव्वल मुझसे पूछा था। मैं कहूँगा उस वक्त भी मैंने उनसे कहा था कि मुझे 2 से 2.5 घंटे चाहिए होंगे। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो अभी ख़त्म कर दूँगा। नहीं, कोरोना के हालात के तहत ही मीटिंग हुई थी और उस वक्त मैं पीछे जाके तकरीर करने को तैयार हूं। मैं आपकी किसी सबकी जाने मुझे बहुत अजीज है, आप मुझे किसी कोने पे खड़ा कर दीजिए, मैं वहां से भी तकरीर नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है कि मैं किसी की जान को खतरे में डालना चाहता हूं। बात ये है कि आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम सर, जस्ट अभी blame सेइंग किया कि गया। इट हैज बीन डिसाइडेड कि हम 3 घंटा चलाएंगे। सर मैं कह रहा हूं कल कंटिन्यू कर लें। मैं तो नहीं, कल हमने तकरीबन 7-8 घंटे चलाया है एंड इट वाज वेरी टायरिंग एंड इट वाज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉर एवरीबॉडीज हेल्थ। मैं आई एम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हेयर बट यू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, यहाँ पे जितने हमारे स्टाफ के दोस्त हैं, हमारे प्रेस के दोस्त हैं जो इन्वॉल्व हैं इस मूवमेंट में, उन सबके लिए इशू है। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट कर लें तो उससे ये होगा कि एटलीस्ट जो मेन पॉइंट है आप ले लें, कुछ अभी आधा घंटा और बोल लें, आधा घंटा कल बोल लें। सर देखिए, मैं कोशिश करने का वादा ज़रूर कर सकता हूँ। गुजारिश यही कर सकता हूँ कि क्योंकि आज 10 बजे से मौजूद है, वक्त 5:30 हो रहा है, सबकी सेहत, जहाँ कल आधा घंटा बोल सकता हूँ वहाँ 1 घंटा भी बोल सकता हूँ। आपकी सेहत को मैं क्यों रिस्क में डालूँ? अगर वही लॉजिक की बात करनी है तो मेरे ख्याल से वी शुड टेक इट टू टुमारो और सबसे कहें कि पाबंदी वक्त से आ जाए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ मैं वक्त से आधा घंटा पहले यहाँ मौजूद हूँ, जो वक्त देंगे आप। तो लॉजिक तो ये है, बाकी जो आपका हुक्म मैं हाजिर, मुझे तो कोई इतराज नहीं। मुझे वो सीट भी बता दीजिए जिधर मेरे भाइयों को खतरा ना हो, मैं उस सीट से जाके तकरीर कर लूंगा, मुझे उस पर भी एतराज नहीं। अभी अगर आधा घंटा बोल लें फिर आधा घंटा कल बोल लें। तो बात ये हो रही थी कि हमने ग्लोबल इकोनॉमी में क्या कच हुआ उसको हमने बता दिया। अच्छा, मेरे दोस्त और मेरे भाई हलीम आदिल शेख ने, हुकूमत ने क्या किया इस कोविड के पैकेज के अंदर, वो कहा कुछ चीजें रह गई थी, मैं उनको छोड़ता हूं, आपके हुक्म के लिहाज से वो तकरीर का हिस्सा नहीं कर देता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जहां वजीर आला साहब ने जो बात कही टेस्टिंग कैपेबिलिटीज की, मैं इनकी तारीफ करता हूं। जहां इन्होंने ये बात की कि इन्होंने सबसे पहले मेजर्स लिए, मैं उसकी भी तारीफ करता हूं। मैं तो इनके साथ मीटिंग में गया था, बैठा था, जगह भी बता दूं अगर ये इजाजत दें, मैं इनके ऊपर छोड़ देता हूं, ये खुद बता दें कि कहां बैठ के हुआ था। जहां हमने कहा था कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान, जो पहले दिन से ये समझते हैं कि पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं, मैंने उनसे दरख्वास्त की, गवर्नर ने दरख्वास्त की, हमने कहा कि जी लॉकडाउन किसी वक्त भी उठाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्ज बढ़ गया तो वो मसला हो जाएगा। उनका अगर तुम लोगों का सबका फैसला है, मैंने तमाम सूबों को आज़ादी दी, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूं और आज उसी आज़ादी की फायदा उठाते हुए जो कि इनकी हक है, मुझे कोई इतराज नहीं है। मेरे भाई सईद गनी साहब कहते हैं कि हमने जो वजीर तालीम ने कहा है वहाँ हम उस बात पे अमल नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। वहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली गई, यहाँ नहीं खोली गई, हक है आपका, लेकिन फिर इल्ज़ाम ना दो, फिर वो बातें ना करो जो आप करते आ रहे हो। क्या क्या बातें हुई 26 फरवरी, अरे भाई 26 फरवरी से पहले एक पूरी कमेटी बन गई थी वफाक में, मिनट्स अवेलेबल हैं ऑन रिकॉर्ड, जो काम शुरू हो गया था।
शिकायत क्या है कि वजीर आजम 13 मार्च से पहले नहीं आए। सर 20 साल है ये 17 दिन नहीं है कि 4 महीने से इस कौम को यह ताना दिया जाता है। इन 20 दिनों का कौन सी आफत टूट गई, कितने लोग मर गए। कहा जाता है कि किसी ने खुदकुशी नहीं की। सुखरा भाई, जुड्डू, मीरपुर खास, और नाम लूं? कहा था एक नाम लो, एक दे दिया। मैं यहां कोई मुकाबला जीतने नहीं आया, मैं तो बात करने आया हूं। क्या यह हक बनता है कि आपकी सियासत है क्या? आपकी सियासत में शिकायत है। कितने की है ये मास्क? कितने की है ये मास्क? आज बता दे। ये N95 जो पहनते हैं आज बाजारों में 250 रुपए की भी मिल रही है, 1200 की भी मिल रही है। पता नहीं कौन सी सही है, लिखा है N95। सिंध हुकूमत 1.2 ट्रिलियन का बजट लेके बैठी हुई थी और कह रही थी मास्क नहीं दिए फेडरल गवर्नमेंट ने, बेबस थे। पीपीई सूट्स वो नहीं दिए, टेस्टिंग किट्स वो नहीं दिए। मुतालबात भी तो देखिए। अरे भाई, मुतालबा उस चीज का करो जो तुम्हारी इस्तिताअत में ना होता, तब तो समझ में आता। शायद किराए के जहाज भी नहीं ले सकती ये सिंध हुकूमत अपने किसानों को बचाने के लिए। मारो गोली ऐसी फेडरल गवर्नमेंट को जो नकारा है। तुम्हें तो किसानों का दर्द है। किसने रोका है? क्या दुनिया में हवाई जहाज नहीं मिलते किराए पे? पायलट्स की कमी है तो लाइसेंस पायलट किसी और को भी ले आते।